लाओ, अब सारे विदेशी कपड़े संदूक से निकाल दो और मुझे दे दो। अरे, ऐसी भी क्या जबरदस्ती है? फिर कभी दे देना। वाह, दरवाजे पे खड़े लोग कोलाहल मचा रहे हैं और तुम कहती हो फिर कभी दे देना। तो ये लो चाबी, निकाल लो जो निकालना है। घर फूकने से न कभी स्वराज्य मिला है और न मिलेगा। मैंने कल रात को ही तो घंटों बैठ के तुम्हारे साथ सिरपच्ची की, तुम्हें कितना समझाया, और आज फिर तुम मुझसे असहमत हो। मैं तुम्हारे अप्रसन्न होने के डर से चुप हो गई थी। शंकाएं बाद में करना, अब इस वक्त जो करना है पहले वो करो। लेकिन मेरे कपड़े तो ना लोगे ना तुम? सब देने पड़ेंगे। विलायत का एक सूत भी इस घर में रखना मेरे प्रण को भंग कर देगा। अरे केसरी, क्या तुम भी अपने कपड़े देने जा रही हो? हाँ सरकार, जब देश छोड़ रहा है तो मैं कैसे पहन सकती हूँ? कैसी साड़ी है ये? कुछ नहीं, तंजेब की साड़ी है, आंचल पक्का है। तंजेब की है? तब तो जरूर विलायती होगी। तुमने उसको अलग क्यों रख दिया? क्या वो बनारसी साड़ियों से ज्यादा अच्छी है? अच्छी तो नहीं है, पर मैं इसे न दूंगी। वाह, विलायती चीज को मैं अपने घर में ना रहने दूंगा। लाओ इधर। एक बार नहीं, 1000 बार कहती हूँ, नहीं दूंगी। स्वदेशी साड़ियों में से जो साड़ी तुम्हें रखनी है वो तुम रख लो, लेकिन ये विलायती सामान नहीं। इसी कपड़े की बदौलत हम गुलाम बने हैं। ये गुलामी का दाग मैं अब नहीं रख सकता। लाओ इधर। नहीं, मेरी खातिर रहने दो। मैं इसे लेकर रहूंगा। आखिर तुम्हें इससे इतना प्रेम क्यों है? ये मेरी सुहाग की साड़ी है। तब तो मैं इसे कभी न रखूंगा। मैं विदेशी वस्त्र को ये पवित्र स्थान नहीं दे सकता। इस पवित्र संस्कार का ये अपवित्र स्मृति चिन्ह मैं अपने घर में नहीं रख सकता। मैं इसे सबसे पहले होली की भेंट करूंगा। ऐसी सुहाग की साड़ी का घर में रखना अनर्थ है। बहू जी की इच्छा है तो रहने दीजिए। मुझे अपना व्रत तोड़ना पड़ेगा। प्रतिज्ञा पत्र पर झूठे हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। रतन सिंह के चेहरे पर ग्लानि की झलक थी, जैसे कोई सच्चा आदमी झूठी गवाही देने जा रहा हो। ये साड़ी भी लेते जाओ। मुझे नहीं पता था कि लोग इतनी कड़ी प्रतिज्ञा कर रहे हैं। अगर तुम ये नहीं ले जाओगे तो मैं खुद इसको दे आऊंगी जाके। मुझे क्षमा करना। रहने दो, क्या फर्क पड़ता है? अब तो मैंने झूठे हस्ताक्षर कर ही दिए हैं। उसी दिन से गौरा के हृदय पर एक बोझ सा रहने लगा। वो दिल बहलाने के लिए नाना उपाय करती, किसी प्रकार अमंगल कल्पना को शांत करना चाहती थी, पर ये आशंका
एक मेघ मंडल की भांति उसके हृदय पर छाई रहती थी। जब एक पूरा महीना गुजर गया और उसकी मानसिक वेदना दिनों दिन बढ़ती जाती, तो कुंवर साहब ने उसे कुछ दिनों के लिए अपने इलाके पर ले जाने का निश्चय किया। दूसरे महीने के अंत में रतन सिंह उसे लेकर आ लौटे। गौरा को वापस आए 3-4 दिन हो चुके थे। संध्या का समय था। गौरा बरामदे में बैठी आकाश की ओर एकटक होकर ताक रही थी। सहसा रतन सिंह ने आकर कहा, चलो आज तुम्हें स्वदेशी बाजार की सैर करा लाऊं। मेरा तो जाने का दिल नहीं कर रहा, कुछ देर यहीं बैठ लेते हैं। चलो ना, 1 घंटे में वापस आ जाएंगे। ठीक है। अरे बहू रानी, पहचाना? इतनी जल्दी भूल जाऊंगी? आजकल कहाँ हो? काम छोड़कर तुम क्यों चली गई? क्या कहें बहू रानी, जब से हमारा काम चलने लगा तब से रहा ही नहीं गया। बाजार का अगर यही हाल रहा तो अपनी कमाई खाए ना चुकेगी। ये सब तुम्हारी साड़ी की महिमा का ही कमाल है। तुम्हारी साड़ी की वजह से कितने गरीबों के घर बस गए। तुमने अपनी सुहाग की साड़ी देकर हमें सुहागिन बना दिया, नहीं तो हम सुहागिन होते हुए भी विधवाएं थी। सच कहती हूँ, सैकड़ों ज़बानों से नित्य यही दुआ निकलती है कि तुम्हारा सुहाग अमर रहे, जिसने हमारी जाति को सुहाग दान दिया। सुनो, एक साड़ी मेरे लिए भी ले लेना। सीधे घर चलूं? नहीं, छावनी की तरफ से होकर चलो। बाजार खूब सजा हुआ था ना। ये जमीन लेकर एक यहाँ स्थायी बाजार बनवा दो। यहाँ पे स्वदेशी कपड़ों की दुकानें हों और किसी से भी किराया न लेना पड़े। बहुत खर्चा पड़ेगा। मकान बेच दो, रुपये ही रुपये आ जाएंगे। और रहेंगे कहाँ? गांव वाले मकान में। सोचूंगा।